नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन। आज आपको इनकम टैक्स में जितने भी नोटिस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। होता क्या, लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये जनरल नोटिस है, हमें सिंपल रिप्लाई करना है या हमें किसी प्रोफेशनल को हायर करना है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है शुरुआत से ही कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। लोग जाने जाने में गलतियाँ कर देते हैं, पता नहीं होता। लेकिन मैं शुरुआत से दोस्तों, जब से मैंने सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करी है या जॉब में था, इनकम टैक्स के केस ही हैंडल करता हूँ। शायद इसी वजह से इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास अगर आए तो आपने उसमें देखना कैसे है, उसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है, और उन चीज़ों से बच सकें वो भी आप समझ जाइएगा। अगर आपने कुछ चीज़ों को ध्यान रखा तो आपके पास यकीन मानिए इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहला दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 139(9), यानी कि सबसे पहला जो छोटा सेक्शन है, स्टार्ट कर रहा हूँ छोटे से लेके बड़े तक। ये इसे बोलते हैं दोस्तों डिफेक्टिव नोटिस आईटीआर के लिए। जब कभी भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिस आ सकता है 139(9) का, आपकी मेल पर आएगा। उसमें लिखा होगा डिफेक्टिव रिटर्न फाइल्ड, यानी कि आपने रिटर्न जो फाइल करी वो डिफेक्टिव है, इसको ठीक कर लो। डिपार्टमेंट आपको बड़ी प्रोसीडिंग से बचने के लिए एक मौका देता है ऑनलाइन कि आपने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? अगर आपने आईटीआर ठीक से फाइल नहीं करी है तो 1 या 2 महीने में आपकी मेल पर आ जाएगा, मेल पर आएगा। इसलिए कहता हूँ इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपका अपडेटेड एड्रेस हमेशा होना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों से बच जाओ। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपको फिर बड़ी प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा। सरकार बोलेगी यार छोटा सा मौका दिया था, ठीक नहीं करा, ले भूखा तब बड़े मौके को। क्या ऐसी दिक्कत हो सकती है आईटीआर के अंदर? लीगल इशू भी आ सकते हैं, आपने आईटीआर गलत फाइल करी, या क्लरिकल एरर भी हो सकते हैं। आपने किसी को बोला 500 रुपये मेरी नील की रिटर्न फाइल कर दो, उसने आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं चेक करी, आपके क्या नाम है डिस्कशन नहीं करा, आपसे कंप्यूटेशन के बारे में पूछा नहीं, किस हेड में इनकम टैक्स रिटर्न बननी है, कौन सा प्रोविजन लगेगा, कितनी सेल दिखानी है, कितना प्रॉफिट दिखाना है, कुछ नहीं पूछा, फाइल कर दी 500 रुपये में, आ जाएगा। भैया ये प्रोसीजर होता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपका गलत फॉर्म भर दिया उसने, मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, शेयर की इनकम होती है, शेयर के लिए आईटीआर 2 जाता है, शेयर वाइज स्क्रिप्ट जाती है, लोग क्या करते हैं आईटीआर 1 में अदर सोर्स में इनकम दिखा दो जो प्रॉफिट हुआ है। 500 रुपये में ही तो करेगा, इतना मेहनत कौन करेगा 500 रुपये में? इसीलिए टैक्स गलत दिखाया है। 26 ईयर्स चेक करते हैं कि कितना टैक्स कटा है, कितनी इनकम आ रही है, लोग देखते ही नहीं है। 500 रुपये में क्या है, कितना बोला है, 4.5 लाख रखना है जी, टैक्स जमा नहीं कराना मेरे को, 4.5 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, सेल दिखा दी 5 लाख की। भैया 26 ईयर्स में 8 लाख आ रहा है तो क्या करोगे, डिफेक्टिव आ जाएगा। टीडीएस का इशू हो गया, इनकम गलत है, 26 ईयर्स बैलेंस शीट पीएनएल भरनी थी, आपने किसी डॉक्टर की आईटीआर भरी, डॉक्टर की आईटीआर के अंदर बैलेंस शीट पीएनएल मैंडेटरी है, कुछ केसेस के अंदर प्रोफेशनल्स की भरी मैंडेटरी है पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना, आपने भरा नहीं। आपने क्या करा, 500 रुपये वाली थी, फटाफट सेल डाली, परचेज डाली, नेट प्रॉफिट डाला, भर दी, नोटिस आ जाएगा। क्या करना है आपने? अगर आपके पास 139(9), दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रख लें तो आप पे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को समझने में, और आगे भी इन तरह की प्रोसीडिंग नहीं आएंगी, पैसा बच जाएगा। साल में एक बार हम आईटीआर भरते हैं, उसके लिए हम 500 रुपये के लिए ढूंढते रहते हैं। इस बार 500 वाला भरा, अगले बार को 400 वाला आएगा तो 400 वाले तो भरवा ली, अगली बार 300 रुपये वाला आया, 300 रुपये वाली। ये कंप्लायंस नहीं है। आप सोचते हो यार इसे निपटाना है इस काम को, ये निपटाना नहीं दोस्तों, एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, बहुत ध्यान से भरना है। आईटीआर को करेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन, आपके पास नोटिस आएगा, इसमें लिखा होगा कि आपने इनकम कम ली है, टैक्स कम लिया हुआ है, फॉर्म गलत भरा हुआ है, बैलेंस शीट पीएनएल नहीं भरा, जो भी इशू होगा लिखा होगा। साथ में ये भी लिखा होगा इसका सोल्यूशन ये है, आपने ये कॉलम ठीक से नहीं भरा, इस कॉलम को ठीक से भरिए। आप उस कॉलम को भर लेंगे या आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए, आपका मैटर क्लोज हो गया। इसके बाद एक ऑर्डर भी पास होगा, आपने भर दिया है, डिपार्टमेंट की तरफ से फिर से एक नोटिस आता है कि आपकी आईटीआर को हमने ठीक कर दिया है, आपने बिल्कुल ठीक भरा हुआ है, जो आपने कहा था हमने आपकी बात मान ली है। अगर गलत हुआ ये फिर दोबारा आ जाएगा। तो पहला नोटिस दोस्तों क्लियर है, इसलिए आईटीआर को ठीक से भरवाइए ताकि आईटीआर भरते वक्त इस तरह का नोटिस ना आए। नोटिस आएगा, होगा क्या, ईमेल आईडी फोन नंबर किसी और का है, 500 रुपये में दोबारा तो भरेगा नहीं, ठीक करेगा नहीं, वो कहेगा छोड़ो यार क्या ध्यान रखना। 143(1), इसे बोलते हैं हम इंटीमेशन, यानी कि अगर आपने आईटीआर फाइल करी है और आपके पास ये आ गया है और इसमें मैचिंग होती है, आपने आईटीआर में क्या क्या दिखाया है और डिपार्टमेंट के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई तो वो आपके पास नोटिस भेजेगा, इसको चेक करिए। कंपेरिजन करता है आईटीआर का डाटा वर्सेस डिपार्टमेंट का डाटा, मेरे पास क्या क्या था, डिपार्टमेंट के पास क्या क्या था, दोनों को मैच करता है। टैक्स कितना दिखाया है, इनकम कितनी दिखाई है, 26 ईयर्स में क्या आ रहा है, सब दिखाएगा।
इनकम चेक करेगा, 26 से चेक करेगा, 80 की आपने रॉन्ग डायरेक्शन ले ली है। लोग क्या करते हैं, सैलरी वाले, मैंने देखा है डिपार्टमेंट में, 200 रुपये के आए, 25 लोगों की आइटम भरी, 10% का रिफंड बना दिया और उसकी 10% कमीशन ले ली। कहता जी हर साल तो ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है, सबकी दिलाता हूँ, उसको दिलाया उसको दिलाया। दोस्तों सब फंसे पड़े हैं, सबके केस लगे पड़े हैं, जो गलत गलत डायरेक्शन दिखा के सैलरी वाले स्पेशली रिफंड लेते हैं अपनी सैलरी का। बंद कर दीजिए इसको, इंटीमेशन आ रही है सबके पास। एक्सेस रिफंड ले लिया, बता चुका हूँ मैं। TDS मैच नहीं हुआ, 10 नंबर गलत डाल दिया या TDS कटा नहीं था, आपने ले लिया, कुछ दिक्कत है तो आप इंटीमेशन का नोटिस आपके पास आएगा। कुछ नहीं करना है, आप चेक करिए। मान लीजिए आपने गलत डायरेक्शन ले ली, रिफंड ले लिया, नोटिस आ गया है, रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए, घबराने वाली बात नहीं है। करेक्ट कर दीजिए ITR को, रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं, इसकी 154 के अंदर ऑप्शन है, और रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं, मैटर क्लोज हो जाएगा। 143(1) छोटी चीज़ है, लेकिन अगर इग्नोर कर दिया तो बड़ी बन जाएगी। जस्ट लाइक उंगली में अगर पस पड़ गई है और मैं खुद ही लगाऊँ उसके इलाज में, तो हो सकता है वो पस अंदर ही अंदर इतनी बढ़ जाए, आपकी उंगली काटनी पड़ जाए। उंगली को इग्नोर कर दिया तो हाथ भी काटना पड़ सकता है। छोटी चीज़ बड़ी कब बन जाएगी दोस्तों, ये मैं समझता हूँ कि हम जैसे प्रोफेशनल को ज़्यादा पता है, जो हम इस तरह के केस हैंडल करते हैं। मैं मानता हूँ कि 1 लाख में से 10 लोगों को ही आता है, लेकिन उन 10 लोगों की जो पीड़ा होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। आप वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ ये चीज़ घटी हो। मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई, ताकि लोग उसे पढ़ें और थोड़ा समझ सकें कि भैया हाँ इंपॉर्टेंस इनकी है अपनी। एक है 143(2) का नोटिस और 143(3) ऑर्डर पास होता है, यानी कि इसे बोलते हैं हम असेसमेंट। इनकम टैक्स में मेरा केस लग गया है, सुना होगा आपने ना, वही सेक्शन है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि नोटिस आता कैसे है, नोटिस दिखता कैसे है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हैं। तो डिटेल में वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वाली मेरी प्ले लिस्ट जो मैंने बनाई है इनकम टैक्स नोटिस एंड रिप्लाई के नाम से, उसके अंदर ये वीडियो है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ आइडिया कि कैसे है। ये नोटिस कब आता है दोस्तों, ये मेन नोटिस ये है, यानी कि वो पीछे को चीज़ थी, वो तो वार्निंग थी, आपने उन दोनों वार्निंग को इग्नोर कर दिया, फिर आपका ये वाला केस लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का केस था, इसे बोलते हैं AY 21-22 में आप ITA फाइल करोगे। आपने ITA फाइल कर दी 31 दिसंबर 21 को, और ये साल क्लोज हो गया 31/3/22 को। सरकार बोलेगी सबने ITA फाइल कर दी है। अब 31/3/22 के बाद कोई भी ITR तो फाइल कर ही नहीं सकता। अब वो क्या करेंगे, सिस्टम को रन करेंगे। सिस्टम रन करके 30/6/22 तक, ये लास्ट डेट है, हो सकता है आपके पास पहले आ जाए बाद में आ जाए, जितने भी लोग हैं उनको वो नोटिस भेज देगी कि आपका केस सिलेक्ट हो गया है भैया इनकम टैक्स के अंदर, अब आप केस कराओ अपना। ऑर्डर पास करेगी 31 दिसंबर 22 तक, यानी कि टाइम मिलेगा इसको 6 महीने और पास करने के लिए। इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक होता है लिमिटेड सिक्योरिटी, एक होता है कंप्लीट। डिपार्टमेंट कहता है भैया लिमिटेड के अंदर लिमिटेड इशू ही होंगे, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में अगर आया है तो आप सिर्फ अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ही वो दोगे, डिटेल दोगे। पहले क्या होता था, वाइफ की डिटेल पूरी दो, बैंक स्टेटमेंट, पड़ोसी का दो, कितनी सड़क है चौड़ी वो दो, घर कितने वो दो, मासा फूफर सबकी डिटेल मांगता था। लेकिन अब जो इशू सिलेक्ट हुआ है उस पर जाएगा। कंप्लीट के अंदर सब कुछ मांग सकता है, लेकिन सिर्फ आपका ही मांगेगा जिसका केस सिलेक्ट हुआ है। एग्जाम्पल, केस कब सिलेक्ट होता है, आपने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस क्लेम करें ITR में, चेक करेगा भैया लॉस ठीक भी है कि नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड बहुत ज़्यादा ले रहे हो, चेक करेगा। लो प्रॉफिट रेशियो है, ज्वेलरी का बिजनेस था, लोग फाइल कर रहे हैं 8% प्रॉफिट पे, आपका आया 1%, चेक करेगा 1% कैसे यार, फर्क कैसा आ गया। लार्ज एग्जाम्प्ट इनकम है एग्रीकल्चर, 100% केस लगेगा अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम दिखाई है, वेरिफिकेशन के लिए ध्यान रखिएगा। लार्ज एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, लोग क्या करते हैं कई बार दूसरे का IC कोड यूज़ कर लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। मैंने एक्सपोर्ट करा इंपोर्ट करा, पैसे भी ले लिया, उस बेचारे को पता ही नहीं है, वो अपनी IT फाइल नहीं करता, क्या होगा, केस लग जाएगा उसका, जिसका आपने यूज़ करा IC कोड। तो 143(2) मैं फिर कह रहा हूँ, डिटेल के अंदर वीडियो है, देख लीजिएगा। इसमें केस ओपन हो जाता है, यानी कि असेसमेंट होता है उसके अंदर कि मेरा केस लग गया है, वो जनरल है। अगर आपका नोटिस नहीं आया 143(2) का 30 जून 2022 तक, तो मान के चलिए 99.99% आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई फ्रॉड ना करा हो या ITR के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी ना करी हो।